ओके, हेलो गाइस। 24 जुलाई नवयाना एजुकेशन। देखते हैं हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में आज क्या है। ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं है आज डिस्कस करने के लिए। तो जितने अभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और फिगर्स है, इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स है, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला, वुमेन ऑफिसर्स कैन नाउ गेट परमानेंट कमीशन इन आर्मी। तो देखिए, जब आर्मी में रिक्रूटमेंट होती है तो दो प्रकार से रिक्रूटमेंट होती है। एक तो परमानेंट कमीशन और एक शॉर्ट सर्विस कमीशन। एक कैंडिडेट के पास ऑप्शन होता है कि वो परमानेंट कमीशन के साथ जाना चाहता है या शॉर्ट सर्विस कमीशन के साथ जाना चाहता है। तो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि परमानेंट कमीशन में आप 60 ईयर्स तक आप काम कर सकते हो, प्रमोशंस आपके अच्छे होते हैं और आप रिटायरमेंट तक आप मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आप काम कर सकते हो। ठीक है। और शॉर्ट सर्विस कमीशन में क्या है, आपकी 8 से 14 साल की सर्विस होती है और आप रिटायर हो जाते हो। ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये कौन सी ये होता है कि आपकी प्रमोशन थोड़ी सी स्लो होती है, बट बाकी जो फैसिलिटीज़ पर्क्स है बाकी दोनों इसमें सेम होते हैं। ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और वुमेन रिलेटेड अगर वुमेन एम्पावरमेंट में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसमें कोट कर सकते हैं कि किस तरीके से अभी आर्मी ने भी अपने दरवाजे वुमेन्स के लिए ओपन कर दिए हैं। इट्स अ वेरी गुड स्टेप टूवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है। एक ऑपोजिट ऑपोजिट न्यूज़ कि डोमेस्टिक वायलेंट कंप्लेंट्स इन रेड जोन ड्यूरिंग लॉकडाउन हैज़ बीन इंक्रीज्ड। तो अगेन ये एक ऑपोजिट आर्टिकल है। ये हम वुमेन सब्जुगेशन में यूज़ कर सकते हैं कि जैसे अभी रिसेंट कोविड क्राइसिस ने ये प्रूव कर दिया है कि डोमेस्टिक वायलेंस पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है या कम नहीं हुआ है, वो बस वक्त के साथ थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया है या शिफ्ट हो गया है। और वुमेन सब्जुगेशन जो है अभी भी काफ़ी ज़्यादा रैम्पेंट है। अगला हम देखते हैं, चिल्ड्रन रिटर्न टू रैक पिकिंग इन भोपाल। ये हम कहीं कोट कर सकते हैं जहाँ पे एजुकेशन की बात चल रही हो या एक कोई भी एजुकेशन रिलेटेड अगर क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि इनफेक्टिव मैनेजमेंट यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर का हुआ है, जिसके वजह से काफ़ी एक बड़ा सेक्शन वंचित रहा है एजुकेशन से। और स्कूल ड्रॉप आउट्स बढ़ गए हैं और जो बच्चे थे वो वापस जो उनके पुराने काम है उनमें ही लग गए हैं। दूसरा, ये ब्रू रेफ्यूजी के रिलेटेड ये आर्टिकल है। ये कहीं आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है। या नॉर्थ ईस्ट में अगर कुछ कुछ आता है, कुछ रेफ्यूजी रिलेटेड या कुछ क्वेश्चन आता है तो उससे रिलेटेड आप ये कोट कर सकते हो या इस पे सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ब्रू रेफ्यूजीज़ जिन्हें रियांग्स कहते हैं, तो ये बेसिकली बिलोंग करते हैं मिज़ोरम से। सेकंड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है ये मिज़ोरम में। मैप में आप देख सकते हो वेस्टर्न पार्ट ऑफ मिज़ोरम में ये लोग रहते थे एक्चुअली। 1997 में इथनिक वायलेंस यहाँ पे बढ़ा। ये दो ग्रुप में काफ़ी इथनिक वायलेंस हुआ और इन्होंने त्रिपुरा के तरफ अपना रुख मोड़ा और यहाँ पे रेफ्यूजी कैंप्स बना के सेटल हो गए। काफ़ी प्रयास चल रहा है इनको रीसेटल करने का मिज़ोरम में। काफ़ी प्रयास चल रहा है। त्रिपुरा की जो गवर्नमेंट है वो भी इन्हें अकोमोडेट करने की कोशिश कर रही है और नए नए पीस टॉक्स हो रहे हैं। तो बेसिकली ये पूरा मुद्दा है, ये आप याद रखिएगा। या तो सीधा सवाल ऐसा पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि रिसेंटली सीन ब्रू कम्युनिटी बिलोंग्स टू विच रीजन, और वो पूरे पूरे वर्ल्ड के आपको दे दे तो जस्ट रिमेंबर दे बिलोंग टू मिज़ोरम एंड त्रिपुरा। ठीक है। कैलिब्रेटेड बैलेंस, अभी ये तीनों आर्टिकल चाइना से रिलेटेड है, चाइना इंडिया से रिलेटेड है। वही हम जो 2-3 दिन से डिस्कस करते आ रहे हैं उसका ही कंटिन्यूम है। तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने कहा है कि अभी जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है, जैसे कोल्ड वॉर के दौरान दो गुट बने हुए थे, एक रशिया और एक
यूएसए तो अभी वैसा नहीं है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, बट हम स्टिल नैम की जो फिलॉसफी है इसको बिलीव करते हैं। ठीक है, अभी एक नया कोल्ड वॉर शुरू हुआ है यूएसए और चाइना के बीच में, बट इवन इस कंडीशन में भी हमारी भले डिप्लोमेटिक लड़ाई है चाइना के साथ, बट स्टिल हम नैम की फ़िलॉसफी फॉलो करते हैं, और यूएस से हम एक ऐसा अलायंस नहीं फॉर्म करेंगे। ये इनडायरेक्टली उन्होंने कह दिया है, विल ऑलवेज वर्क विथ मल्टी कोऑपरेशन, एस्केलेटिंग टेंशंस। अभी चाइना और यूएसए में बहुत टेंशंस चल रहे हैं। ये कुछ वर्ड्स है, आप याद रखिएगा। सबसे पहले तो चाइनीज़ कंसुलेट है वो क्लोज़ कर दिया। काफ़ी सारे इश्यूज बताए गए, काफ़ी सारे एलिगेशंस यूएसए की तरफ से लगाए गए, और फाइनली उनका चाइनीज़ कंसुलेट बंद कर दिया गया। ये बहुत एक बहुत बड़ा इशू है। अभी बात ऐसी हो गई है कि पहले ट्रेड वॉर था, तो अभी जियोपॉलिटिकल कंटेस्ट यहाँ पे हो गया है। तो काफ़ी जगह पे कन्फ्रंटेशन हमें देखने मिल रहा है यूएसए और चाइना के बीच में, मेनली साउथ चाइना सी में भी, जो हमने पिछले आर्टिकल्स में देखा था। कन्फ्रंटेशन बहुत बढ़ गया है, टैरिफ वॉर तो चल ही रहा था, वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस अभी लगा दिए गए हैं। तो ये एक बहुत ही डिटोरिएटिंग कंडीशन है यूएस से और चाइना के रिलेशंस में इतने सालों में। ठीक है, कुछ जो क्रिटिसाइजर्स ये भी कहते हैं कि यूएसए के गवर्नमेंट को कोविड की सिचुएशन हैंडल नहीं करते आ रही है, इसलिए अपना ध्यान भटकाने के लिए या एक डाइवर्शन करने के लिए वो इस तरीके के पैतरे आजमा रहा है। बट एनीवेज सिचुएशन अभी यूएसए और चाइना के बीच में जो रिलेशन है, इट्स वर्स्ट। ठीक है, और इंडिया पर भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका इफ़ेक्ट होने वाला है। ठीक है, अभी ये एक जो चाइना के एम्बेसडर है सन विदोंग, तो उन्होंने ये आर्टिकल लिखा हुआ है। बेसिकली ये आर्टिकल उनकी जो नई हांगकांग में पॉलिसी है उसके रिगार्डिंग है, इंटरनल इशू है। हमें ज़्यादा उसमें डिटेल में डेप्थ में जानने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ओवरव्यू हम ले लेते हैं हांगकांग के बारे में। तो सबसे पहले ये कॉलोनी थी ब्रिटिश एम्पायर की। ठीक है, उसके बाद में 1997 में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया चाइना के पास। अभी ये स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है चाइना का। तो वो प्रिंसिपल यहाँ पे बोलते हैं कि 1 कंट्री 2 सिस्टम। हांगकांग ये चाइना का ही पार्ट है, बट 2 अलग अलग सिस्टम है। वहाँ पे स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। ये हांगकांग हमेशा न्यूज़ में रहता है, कुछ अच्छे चीज़ों की वजह से, कुछ गलत चीज़ों की वजह से। जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स है उसके, इंटरनेशनल फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के जो अच्छे बुरे रीज़न है उसके लिए काफ़ी न्यूज़ में रहता है। तो यहाँ पे लो टैक्सेशन है, टैक्स हेवन भी इसे कहा जाता है, लो टैक्सेशन, फ्री ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे आप हांगकांग में देखेंगे तो मोस्ट नंबर ऑफ बिलियनर्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम भी है वो पूरे दुनिया में 4th है। तो आप सोच सकते हैं, छोटा सा एक, मतलब ये एक छोटा सा आप कह सकते हैं सिटी है ये। ठीक है, अभी क्या हुआ है, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है लॉ ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना सेफगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी इन हांगकांग। बस यही उन्होंने उनका जो लॉ है वो बस एक्सटेंड किया है नेशनल सिक्योरिटी हांगकांग की प्रोटेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे जो एम्बेसडर है वो कहते हैं कि ये इंडिया और हांगकांग में जो इकोनॉमिक टाइज़ है उसके लिए भी काफ़ी एक अच्छी स्टेप है। तो आप हमें सपोर्ट करें। बस ये एक हमें ओवरव्यू पता होना चाहिए बस। ठीक है, अब ये एक आर्टिकल है ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन के बारे में। तो ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन एग्जैक्टली होता क्या है? देखिए, अभी जो हमारा एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न है, तो हमें एक सिलेबस दे दिया जाता है, एक किताब दे दी जाती है, उसमें से हम पढ़ते हैं, हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते हैं, याद करते हैं, लिखते हैं, या तो अप्लाई करते हैं, लिखते हैं, और उस तरीके से हमें इवैल्यूएशन किया जाता है और मार्क्स दिए जाते हैं।
तो ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन क्या है? ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन ये मोस्टली होता है एप्लीकेशन बेस्ड, ये एग्ज़ामिनेशन होती है एप्लीकेशन बेस्ड। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कोई भी एक थियरम है, अभी सपोज़ कोई भी न्यूटन का लॉ है, न्यूटन का यानी कोई भी लॉ है, तो वहाँ पे ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई बताइए न्यूटन का ये एक्स वाई जेड लॉ क्या है। वो उसे अप्लाई करने के लिए पूछेंगे कि इफ़ इन अ सर्टन सिचुएशन हमें अगर ये लॉ अप्लाई करना है या ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो किस तरीके से सॉल्व हम करेंगे। तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम है तो इसमें कौन सा सॉल्यूशन आएगा, कौन सा इसमें थियरम आएगा या कौन सा इसमें थियरी बैठेंगी, फिर कौन सा इसमें कैलकुलेशंस बैठेंगे, और उस तरीके से ये एप्लीकेशन बेस्ड ये पूरी एग्ज़ाम होती है। एंड ट्रस्ट मी ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, रोट लर्निंग से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, एप्लीकेशन बेस्ड इस तरीके के ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन बाहर के यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी तरीके में ली जाती है। इंडिया में भी अभी इशू ऐसा हुआ है कि यूजीसी ने कहा कि सारे फाइनल ईयर एग्ज़ामिनेशंस अभी कंडक्ट करने चाहिए। तो ये पूरा एक डिबेट आ गया कि हम जो रिव्यू एग्ज़ामिनेशन, जो इवैल्यूएशन पैटर्न है वो पूरा हम रिव्यू करें और एक नए तरीके के एग्ज़ाम्स ले आए, नया तरीके का इवैल्यूएशन सिस्टम ले आए, ताकि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बढ़े और रोट लर्निंग से हम बाहर आ जाए। बट बेसिकली अभी इश्यूज़ क्या है वो हम देखते हैं। तो बेसिकली जो हमारी यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम्स होती है वो हाईली सेंट्रलाइज्ड होती है, बट टीचिंग जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड होती है। कैसे? अभी एक यूनिवर्सिटी है कोई भी, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसके अंडर बहुत सारे कॉलेजेस है, ठीक है, और इन कॉलेजेस में फिर अलग अलग टीचर्स है, अलग अलग स्टाफ है, मैनेजमेंट है। तो ये जो सिखाते हैं वो सिखाने का लेवल इनका अलग अलग है, ठीक है, सबका सबका लेवल अलग अलग है, सब टीचर्स अलग अलग है। ज़रूरी नहीं कि सारे कॉलेजेस में बेस्ट टीचर्स हो और यहाँ पे स्टूडेंट्स है, बट इनका जब इवैल्यूएशन होगा तो ये पूरा सेंट्रली होगा डीयू के अंडर। तब ये नहीं देखा जाएगा कि ये किस स्कूल या किस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ये पढ़े हुए हैं, इनका रिज़ल्ट एक कॉमन डीयू के अंडर ही लगेगा। तो ये एक बड़ा इशू है, आप समझिए, ठीक है। ये ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन के प्रोज क्या होंगे? तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि मेमोरी पे रिलाय नहीं करना पड़ेगा, हमें रटना नहीं पड़ेगा कि 50 फार्मूले आप रट के जाइए और फिर आप जाके उधर बस आप लिख के आइए 50 फार्मूले और आपको 100% मार्क्स मिल जाएंगे। हमें ये इस तरीके की मेमोरी पे रिलाय नहीं करना पड़ेगा। आप सोचिए कि प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आता है, जब भी हमें किसी चीज़ का सोल्यूशन निकालना पड़ता है, वी ऑलवेज रिफ़र टू बुक। हम मेमोरी पे थोड़ी हम डिपेंड रहते हैं। वी जस्ट ओपन बुक्स, वी सी क्या क्या है एंड वी ट्राई टू सॉल्व दैट। तो जस्ट ये रोट लर्निंग ये ख़त्म हो जाएगा। इसमें कॉन्स क्या है? जैसे हमने देखा कि टीचिंग की स्टाइल हमारी काफ़ी डिफरेंट है। वी नेवर टीच एप्लीकेशन बेस्ड, हम अप्लाई करने का कभी नहीं सिखाता है। वी जस्ट टीच इट एज इट इज़ और वी जस्ट एक्सपेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स टू मेमोराइज इट। तो टीचिंग स्टाइल हमें चेंज करने की काफ़ी ज़रूरत है। अभी दूसरा एक कॉन्स यहाँ पे ऐसा आ जाता है कि जब हम ओपन बुक लेते हैं तो हमें काफ़ी स्मॉल क्लासरूम्स रखने पड़ते हैं, छोटे छोटे हमें क्लासरूम्स रखने पड़ेंगे, 50-100 बच्चों के मैक्सिमम, जहाँ पे हम एडमिनिस्टर अच्छे से उनको कर सकते हैं, ओपन बुक टेस्ट हम कंडक्ट कर सकते हैं। ये ऐसे नहीं होगा कि एक हॉल रख दिया बड़ा सा, उसमें 300, 500 स्टूडेंट्स हम ये कर रहे हैं। तो इनमें काफ़ी क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत है ओपन बुक टेस्ट्स में। आगे ऑथर वे फॉरवर्ड कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो थोड़ा इंडिपेंडेंस देना चाहिए। आप यूजीसी ने इतना सेंट्रलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वन साइज़ फिट्स ऑल का अप्रोच यहाँ पे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एकेडमिक ऑटोनॉमी देनी चाहिए। उसके बाद में टीचर और स्टूडेंट्स में इंटरेक्शन हमें बढ़ाना चाहिए। क्लासरूम्स की साइज़ हमें छोटी करनी चाहिए। थिंकिंग
की जो आदत है वो बढ़ानी चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि अगर हम ओपन बुक एग्ज़ाम भी रखते हैं तो वो पूरे कोर्स में रखें, सिर्फ एडवांस कोर्स या फाइनल ईयर कोर्स या ऐसे हम मिक्स एंड मैच की तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बस हिंदू में ओपेड में आया था, तो जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने इसमें डिस्कस कर लिए। आगे भी आएंगे ओपन बुक एग्जामिनेशन के बारे में, और जैसे जैसे आर्टिकल्स आएंगे हम और डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे और पॉइंट्स इसमें एडिशन करते जाएंगे। तो यू कीप अ टैब अबाउट इट। ठीक है, बस आज इतने ही आर्टिकल्स थे। कल मिलते हैं। थैंक यू।